यह कहानी एक ऐसी शातिर हसीना की है जो पहले मासूम लड़कों को अपने हुस्न और प्यार के जाल में फंसाती है और फिर शादी की पहली ही फुर्सत में उनके घर का सारा सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाती है। क्या पुलिस इस मायावी लुटेरी दुल्हन तक पहुंच पाएगी या वह हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकती रहेगी? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2008 में भोपाल शहर से होती है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक घबराया हुआ नौजवान अपनी नई नवेली पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है। साथ में उसकी बदहवास मां पुलिस को बताती है कि घर से सिर्फ बहू ही गायब नहीं है बल्कि सारा कैश और कीमती जेवर भी नदारद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर संध्या जांच अपने हाथ में लेती हैं। जब संध्या उस लड़के से उसकी पत्नी की तस्वीर मांगती हैं, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। लड़के के पास अपनी ही पत्नी की एक भी तस्वीर नहीं है। उधर वह शातिर ठग एक नए शिकार के साथ अपनी अगली चाल चल रही है। अब उसका नया नाम शोभा है। इस बार उसने एक सीधे सादे मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी रचा ली है। रात के वक्त शोभा एक सधी हुई चाल चलती है। वह अपने भारी गहने उतारते हुए मासूमियत से कहती है कि मुझसे यह गहने अब और नहीं पहने जाते, मैं इन्हें पहनकर परेशान हो गई हूँ। राजेश हैरानी से कहता है कि तुम भी कितनी अजीब हो, लड़कियों को तो गहनों का बहुत शौक होता है। शोभा गहरी आंखों से राजेश को देखते हुए कहती है कि मेरे लिए ये जेवर मायने नहीं रखते, मुझे तो बस आप चाहिए। यह सुनते ही राजेश खुशी से फूला नहीं समाता और पूरी तरह उसके झांसे में आ जाता है। वह उसे बताता है कि अलमारी में तिजोरी की चाबी रखी है, जब उसका मन करे वह अपने गहने सुरक्षित वहाँ रख सकती है। राजेश जब प्यार से उसके करीब आने की कोशिश करता है तो शोभा बड़ी ही चालाकी से उसे रोकते हुए कहती है कि अभी नहीं, जब हम हनीमून पर जाएंगे तब। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वह पहला पीड़ित लड़का खाली हाथ लौट कर आता है। वह इंस्पेक्टर संध्या को बताता है कि उसकी शातिर पत्नी जेवरों के साथ साथ शादी की सारी तस्वीरें और एल्बम भी साथ ले गई हैं। संध्या पूछती हैं कि क्या तुमने लड़की के मायके वालों से संपर्क करने की कोशिश की? लड़का मायूसी से जवाब देता है कि उसने कॉल की थी लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सुराग की तलाश में संध्या और वह लड़का शादी के फोटोग्राफर के पास पहुंचते हैं। फोटोग्राफर उन्हें बताता है कि वह शादी की एल्बम बनने के 1 महीने बाद सारा डिजिटल डेटा डिलीट कर देता है, लेकिन वह एक बेहद अहम जानकारी देता है कि शादी के 2 दिन बाद ही आपके चाचा जी आकर तस्वीरों वाली सीडी अपने साथ ले गए थे। लड़का हैरान रह जाता है और कहता है कि मेरे तो कोई चाचा है ही नहीं। संध्या तुरंत समझ हैं कि खेल कितना गहरा है। वह कहती हैं कि इसका मतलब वह सीडी ले जाने वाला शख्स तुम्हारी पत्नी का ही कोई नकली चाचा या साथी होगा। तफ्तीश करते हुए पुलिस की टीम उस चाचा के घर पहुंचती है जिसका पता लड़की वालों ने दिया था, लेकिन वहां सिर्फ एक ताला लटक रहा होता है। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग महज 15-20 दिन पहले ही इस शादी के नाटक के लिए आए थे और पिछले 4-5 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। लड़की की कोई तस्वीर न होने के कारण केस उलझता जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर संध्या के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह लड़के की तरफ मुड़कर एक बेहद अहम सवाल पूछती हैं कि तुमने अपनी और अपनी पत्नी की शादी की अंगूठियां किस ज्वेलरी शॉप से बनवाई थीं? उधर राजेश के घर में वह ठग हसीना अपना जाल और कसने लगती है। वह बड़ी ही मासूमियत से राजेश से पूछती है कि हनीमून पर कब चलना है। राजेश अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहता है कि काम में इतना बिजनेस उलझा हुआ है कि क्या बताऊं, वक्त ही नहीं मिल रहा। माया तुरंत मौका लपकते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जगह फाइनल कर देती हूँ, तुम बस पेमेंट कर देना। कुछ देर बाद वह राजेश को बताती है कि उसने 3 होटल पसंद किए हैं लेकिन वो सभी एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। राजेश अपनी बर्बादी के गड्ढे को खुद गहरा करते हुए कहता है कि होटल वालों से कहना कि हम वहाँ पहुंचकर कैश दे देंगे, मैंने सारा कैश निकालकर घर की तिजोरी में ही रख दिया है। माया चाल चलते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट देना हुआ तो मैं अपने अकाउंट से कर दूंगी। राजेश उसे रोकते हुए एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। वह कहता है कि तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने बैंक अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड एक डायरी में लिखकर तिजोरी में ही रख दिया है। माया की आंखों में एक शातिर चमक आ जाती है। उसे अब चाबी और खजाना दोनों मिल चुके थे। इधर इंस्पेक्टर संध्या अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पहले शिकार के साथ उस ज्वेलरी शॉप पर पहुंचती हैं जहां से शादी की अंगूठियां बनी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है लेकिन वहां एक और बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। फुटेज में लड़की मौजूद तो है लेकिन उसका चेहरा किसी भी कैमरे में नहीं दिख रहा। जांच में पता चलता है कि वह इतनी चालाक है कि कुछ दिन पहले ही उसने दुकान में आकर चुपके से सभी कैमरों के एंगल चेक कर लिए थे और फिर उसी हिसाब से अपनी जगह चुनी थी। पुलिस एक बार फिर खाली हाथ थी। अगली सुबह राजेश के घर में कोहराम मच जाता है। उसकी मां बदहवास हालत में बताती है कि घर से सारा कैश, गहने और उनकी नई नवेली बहू गायब है। राजेश अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज बीप करता है। उसके बैंक अकाउंट से 12 लाख निकाले जा चुके थे। लुटेरी दुल्हन अपना काम कर चुकी थी। कहानी अब एक नया मोड़
मोड़ लेती है और हम पहुंचते हैं खंडवा। यहाँ एंट्री होती है खंडवा के खूंखार डॉन नेत्रा की। नेत्रा अपने ही एक आदमी पर बंदूक ताने खड़ा है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो सीधे मुझसे मांग लेते, और इसी के साथ वह उसे गोली मार देता है। तभी नेत्रा का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि माया का पता चल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस लुटेरी दुल्हन का असली नाम माया है और इसका हौसला इतना बुलंद है कि इसने इस खूंखार डॉन नेत्रा को भी नहीं बख्शा था और उसे भी लूटकर फरार हो गई थी। कहानी कुछ हफ्ते आगे खिसकती है। इंस्पेक्टर संध्या के फोन पर एक कॉल आती है। यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि विशाल की थी। विशाल वही शख्स है जो कभी संध्या से शादी करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उसने संध्या को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन कर्मा अपना खेल खेल चुका था। विशाल फोन पर घबराई हुई आवाज में कहता है कि मेरी पत्नी मुझे लूट कर भाग गई है, तुम पुलिस में हो, प्लीज मेरी मदद करो। विडंबना देखिए कि विशाल को भी उसी माया ने अपना शिकार बनाया था। संध्या अपने अतीत की कड़वाहट को किनारे रखते हुए एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की तरह जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं कल तुमसे खंडवा आकर मिलती हूँ। इसके तुरंत बाद वह अपने एसीपी को फोन मिलाती हैं और कहती हैं कि लुटेरी दुल्हन के बारे में एक पक्की टिप मिली है, मुझे तुरंत खंडवा जाना होगा। परमिशन मिलते ही संध्या उस मायावी ठग का पर्दाफाश करने के लिए खंडवा पहुंच जाती है। इधर नेत्रा अपने आदमियों को आदेश देता है कि माया इतनी बेवकूफ नहीं कि किसी बड़े होटल या लॉज में रुके। उसे ढूंढना है तो शहर के पुराने घरों और धर्मशालाओं की खाक छानो, जहाँ कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करता। जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ। उधर माया अपने गैंग के साथियों मनोहर और मीना के साथ एक पुरानी धर्मशाला में छिपी है। मनोहर घबराहट में कहता है कि हमें जल्द से जल्द यह शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन माया बहुत शांत और चालाक है। वह समझाती है कि यह शहर छोटा है और हर तरफ पुलिस की सख्त नाकाबंदी है। अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। कुछ देर बाद माया अपनी योजना को अंजाम देती है। वह मनोहर और मीना से कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें सीधे रेलवे स्टेशन पर मिलूंगी। लेकिन जैसे ही माया धर्मशाला से बाहर निकलती है, नेत्रा का छोटा भाई रघु उसे देख लेता है। शिकार को सामने देख रघु तुरंत अपने गुंडों के साथ उसके पीछे लग जाता है। उसी वक्त लुटेरी दुल्हन की तलाश में शहर की खाक छान रही इंस्पेक्टर संध्या की गाड़ी माया के ऑटो से टकराते टकराते बचती है। संध्या की नजर पड़ती है कि कुछ गुंडे एक अकेली लड़की का पीछा कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी में मौजूद संध्या तुरंत एक्शन में आती है और मौके पर पहुंच जाती है। संध्या दबंग अंदाज में चेतावनी देती है कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस से हूँ, इस लड़की को छोड़ दो वरना बहुत मारूंगी। रघु उसकी चेतावनी को हल्के में लेते हुए एक भद्दी टिप्पणी करता है कि पैंट शर्ट पहन लेने से ज्यादा मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनना था कि संध्या बिना पलक झपकाए अपनी बंदूक निकालती है और सीधा रघु के पैर में गोली मार देती है। वह कड़क आवाज में कहती है कि तुम्हें यह बकवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। खौफजदा गुंडे घायल रघु को उठाते हैं और वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। गुंडों के जाने के बाद संध्या माया से पूछती है कि कौन थे वो लोग। माया, जो झूठ बोलने में माहिर है, एक मनगढ़ंत और भावुक कहानी सुनाती है। वह बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वे मेरे ससुराल वाले थे, दहेज के लिए मेरे घर वालों को बहुत परेशान करते थे और अब मुझे बेचने जा रहे थे। मैं बस मौका पाकर अपनी जान बचाकर भाग रही थी। संध्या को उस पर तरस आ जाता है। वह कहती है कि तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, फिर ऐसे लोगों से दबकर क्यों रहती हो। इसके बाद संध्या के मुंह से एक ऐसा डायलॉग निकलता है जिसमें एक गहरी विडंबना छिपी थी कि कभी कभी मुझे लगता है कि वो लुटेरी दुल्हन बिल्कुल सही करती है, जो ऐसे लालची मर्दों से शादी करके उन्हें लूट कर भाग जाती है। संध्या उससे पूछती है कि अब वह कहाँ जाएगी। माया मासूमियत से कहती है कि वह इस शहर में सुरक्षित नहीं है और अपनी मौसी के पास राजस्थान चली जाएगी। संध्या न सिर्फ उसे जाने देती है बल्कि उसकी मदद के लिए उसे अपनी जेब से कुछ पैसे भी दे देती है। उसी रात विशाल संध्या से मिलता है। वह अपने पुराने फैसले पर बहुत शर्मिंदा है। वह संध्या से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मेरे घर वालों को एक सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए थी और तुम पुलिस में थी, इसलिए मैंने वो शादी की। अपनी गलती पर पछताते हुए विशाल अपनी उस पत्नी की तस्वीर संध्या को दिखाता है जो उसे लूट कर भागी है। तस्वीर देखते ही संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सन्न रह जाती है क्योंकि तस्वीर में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बेचारी लड़की थी जिसे आज सुबह संध्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों से बचाया था और अपने हाथों से पैसे देकर राजस्थान भेजा था। लुटेरी दुल्हन उसके हाथों से फिसल चुकी थी। माया रुकने वालों में से नहीं थी। उसने अपना अगला शिकार भी चुन लिया था, इंदौर के एक रईस परिवार का लड़का रथी। दूसरी तरफ सच्चाई जानने के बाद संध्या ने भी माया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसी तलाश के दौरान संध्या की नजर रघु के एक गुंडे पर पड़ती है। सख्ती से पूछताछ करने पर वह उगल देता है कि पैर में गोली लगने के बाद रघु को एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। बिना कोई वक्त गंवाए संध्या वहां पहुंचती है और रघु को घसीटते हुए अपने साथ उठा लाती है। जब यह खबर नेत्रा तक पहुंचती है तो उसका खून खौल उठता है। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक कांस्टेबल संध्या को रिपोर्ट देता है कि उसने पूरा उज्जैन छान मारा लेकिन लुटेरी दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी एक और इंस्पेक्टर आकर बताता है कि इंदौर पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल सकी क्योंकि वहां के स्थानीय इंस्पेक्टर के घर शादी थी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसी में व्यस्त था। यह सुनकर संध्या भड़क जाती है। वह तुरंत उस इंदौर वाले इंस्पेक्टर को फोन लगाती है और खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि आपके काम के तो बहुत चर्चे
खर्चे सुने थे, लेकिन आपने तो इस केस में मेरी जरा भी मदद नहीं की। इंस्पेक्टर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मेरे जीजाजी शहर के बहुत नामी और रसूखदार इंसान हैं। उनके बेटे रति की शादी थी और सारा इंतजाम मुझे ही देखना पड़ा। संध्या टोकते हुए पूछती है कि शादी के इंतजाम तो आमतौर पर लड़की वाले देखते हैं ना। इंस्पेक्टर का जवाब संध्या के कान खड़े कर देता है कि लड़की के परिवार में कोई था ही नहीं, इसलिए जल्दबाजी में शादी का सारा काम हमें ही संभालना पड़ा। बिना परिवार की लड़की और जल्दबाजी में शादी, इतना सुनते ही संध्या का जासूसी दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वह समझ जाती है कि अगला शिकार कौन है। वह तुरंत इंस्पेक्टर के जीजाजी से मिलने पहुंचती है। जब वह उन्हें माया की तस्वीर दिखाती है और उसकी पूरी सच्चाई बताती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे घबराकर तुरंत अपने बेटे रति को फोन मिलाते हैं और उसे पूरी हकीकत बता देते हैं। फोन पर संध्या रति को सख्त हिदायत देती है कि उसे किसी भी कीमत पर कहीं जाने मत देना, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंच रही हूँ। रति माया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट और बदली हुई हरकतें देखकर शातिर माया तुरंत भांप जाती है कि दाल में कुछ काला है। वह तुरंत एक चाल चलती है और रति को बहाने से अपनी दवा लाने के लिए भेज देती है। जैसे ही रति नजर से दूर होता है, माया वहां से रफू चक्कर हो जाती है। जब संध्या मौके पर पहुंचती है तो शिकार एक बार फिर हाथ से निकल चुका था। अपनी महीनों की मेहनत को इस तरह पानी में जाते देख संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रति को जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाती है कि तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि उसे रोके रखना और तुम वो भी नहीं कर पाए। अपने बेटे को यूं सरेआम पिटता देख रति के रसूखदार पिता का अहम जाग उठता है। वे संध्या को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। गुस्से में अंधी हो चुकी संध्या इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आव देखा न ताव रति के पिता के गाल पर भी एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। रति के पिता आग बबूला होकर धमकी देते हैं कि तुम नहीं जानती कि तुमने किस पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही रहूंगा। और उनके रसूख का असर जल्द ही दिख जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि संध्या को अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़ता है और उसे महकमे से सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर माया के गैंग में खौफ बढ़ने लगा था। मनोहर घबराते हुए माया से कहता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, हमें कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन माया के सिर पर लालच का भूत सवार था। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि निकलेंगे, लेकिन एक आखिरी और बड़ा हाथ मारने के बाद। इसी बीच नेत्रा, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, सीधे संध्या से संपर्क करता है। वह एक सौदा पेश करता है कि मेरे भाई रघु को छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी लुटेरी दुल्हन इस वक्त कहाँ है। संध्या के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह मान जाती है। नेत्रा उसे बताता है कि माया इस वक्त लखनऊ में अपना जाल बिछा रही है। लखनऊ में माया ने अपना नया और अब तक का सबसे रईस शिकार ढूंढ लिया था। जतिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वह विदेश में पढ़ाई करने गया था और वहीं उसने शादी की, लेकिन एक गंभीर लीवर की बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस सदमे से उबरने के लिए इंडिया लौटकर जतिन ने अपना एक एनजीओ खोल लिया जो जरूरतमंदों के लीवर ट्रांसप्लांट में मदद करता था। माया ने यहाँ अपना नाम निकिता रखा है। शातिर माया एक नकली मेडिकल फाइल बनवाती है और जतिन के ही अस्पताल में रखवा देती है। जब अस्पताल के डॉक्टर निकिता को बुलाकर बताते हैं कि उसके इलाज का सारा खर्चा जतिन का एनजीओ उठाएगा, तो माया अपना बेहतरीन नाटक शुरू करती है। वह हमदर्दी बटोरने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहती है कि मैं ठीक होने के बाद आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी, अभी के लिए मेरी तरफ से ये थोड़े रुपए रख लीजिए। जतिन उसे रोकते हुए भावुक होकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी को भी यही बीमारी थी और इत्तेफाक देखिए उसका नाम भी निकिता ही था। यह सुनते ही माया स्वाभिमान का झूठा नाटक करते हुए भड़क जाती है। वह अपनी मेडिकल फाइल जमीन पर फेंकती है और चिल्लाती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए थी, आपकी पत्नी के नाम पर कोई खैरात नहीं, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। अपनी मरी हुई पत्नी की याद में अंधा हो चुका जतिन उसके पीछे भागता है और माफी मांगते हुए कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे महज 1 रुपया दे दीजिए, आगे से सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। माया की चाल कामयाब हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन माया का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। एक दिन खबर आती है कि निकिता के लिए एक लीवर डोनर मिल गया है। मजेदार बात यह है कि यह नकली डोनर कोई और नहीं बल्कि उसका साथी मनोहर था। प्लान के मुताबिक अचानक मीना यानी कि निकिता की नकली बहन जतिन को रोते हुए फोन करती है और कहती है कि दीदी अचानक बेहोश हो गई हैं। उन्हें पास के एक लोकल नर्सिंग होम में एडमिट करवाया है। यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है और ये लोग तुरंत 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 10,000 हैं, प्लीज दीदी को बचा लीजिए। जतिन घबरा जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करके एम्बुलेंस भेजने को कहता है। तभी डॉक्टर एक और बुरी खबर देता है कि जो डोनर मिला था वह अब ट्रांसप्लांट से मना कर रहा है। शायद किसी ने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया है। जतिन, जो निकिता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, कहता है कि आप उसे मुंहमांगा एडवांस दे दीजिए, मैं आकर सब देखता हूँ। जतिन 4 लाख रुपए कैश लेकर भागता हुआ नर्सिंग होम पहुँचता है। वह मीना को पैसे थमाते हुए कहता है कि तुम जल्दी से डिस्चार्ज के पेपर बनवाओ, मैं निकिता को देख कर आता हूँ। पैसे मिलते ही मीना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इधर जतिन वार्ड में दाखिल होता है। तभी एक लेडी डॉक्टर वहाँ आती है और जतिन को बाहर इंतजार करने को कहती है। जैसे ही जतिन बाहर जाता है, वह लेडी डॉक्टर अपना मास्क हटाती है। बिस्तर पर लेटी माया के होश उड़ जाते हैं। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि संध्या थी। लेकिन इससे पहले कि संध्या माया को हथकड़ी पहना
ना पाती, वहाँ डॉन नेत्रा धमक पड़ता है। वह अपने गुंडों के साथ आता है और संध्या को चकमा देकर माया को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। जब जतिन वापस वार्ड में आता है तो वहाँ सिर्फ संध्या खड़ी थी और बिस्तर खाली था। जतिन घबराकर पूछता है कि निकिता कहाँ है, वो कैसी है। संध्या गहरी सांस लेते हुए सीधा सवाल दागती है कि तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए। जतिन मासूमियत से जवाब देता है कि मैंने 20 लाख रुपए डोनर को एडवांस दिलवाए हैं और 4 लाख रुपए अभी उसकी बहन को देकर आ रहा हूँ। यह सुनकर संध्या को उस पर तरस आ जाता है। वह जतिन को सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहती है कि जिसे तुम निकिता समझ रहे हो वह एक लुटेरी दुल्हन है। तुम्हारी तरह न जाने कितने लड़कों को वह अपने प्यार और बेचारगी के जाल में फंसाकर इसी तरह लूट चुकी है। तुम लुट चुके हो जतिन। माया के किडनैप होने के बाद उसके गैंग में खलबली मच गई है। मनोहर झल्लाते हुए कहता है कि सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पता नहीं बीच में ये नेत्रा और वह सस्पेंड इंस्पेक्टर संध्या कहां से टपक पड़े। अब नेत्रा माया को छोड़ने के बदले भारी रकम मांगेगा। वहीं दूसरी तरफ नेत्रा के चंगुल में फंसी माया का सारा गुरूर टूट चुका है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। नेत्रा खूंखार आवाज में कहता है कि तेरे ऊपर मेरे 25 लाख रुपए बकाया हैं, मुझे पाई पाई सूद समेत चाहिए और इसके बाद इस शहर में अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माया डरते हुए एक शर्त रखती है कि ठीक है मैं सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन पहले मेरे पापा को मनाली के वृद्धाश्रम से यहाँ ले आओ। नेत्रा उसे घूरते हुए कहता है कि झूठ मत बोल, मैंने पता करवाया था, तेरे पापा मनाली में नहीं है। माया जिद पर अड़ जाती है कि तुम चाहो तो खुद फोन करके पता कर लो। माया की बात सुनकर नेत्रा मनाली के उस वृद्धाश्रम में फोन लगाता है। वहाँ से उसे एक नंबर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नेत्रा उस नंबर पर कॉल करता है तो सामने से आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर संध्या की थी। दरअसल संध्या हमेशा माया से एक कदम आगे चल रही थी। कुछ दिन पहले ही वह मनाली के वृद्धाश्रम पहुंच गई थी और माया के पिता को अपने साथ ले आई थी। उसने वहां काम करने वाली महिला को अपना नंबर देकर हिदायत दी थी कि अगर कोई भी इनके बारे में पूछे तो उसे मेरा यह नंबर दे देना। संध्या की आवाज सुनते ही नेत्रा के पसीने छूट जाते हैं। वह समझ जाता है कि पुलिस उनके बहुत करीब है। माया मीना को फोन मिलाती है और कहती है कि मेरे बैग में एक डायरी रखी है, उसमें कृष्णा ज्वेलर्स का नंबर होगा, उन्हें फोन लगाओ और कहो कि माया ने तुरंत पैसों का इंतजाम करने को कहा है। मीना घबराकर पूछती है कि पैसे लेकर कहाँ आना है। नेत्रा फोन छीनता है और कहता है कि रेलवे स्टेशन पहुंचो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अगले दिन रजनीश संध्या को एक अहम सुराग देता है कि नेत्रा कल रात हरदोई की तरफ निकला है। तभी रजनीश के फोन पर किसी की कॉल आती है जो शायद उन्हें पक्की लोकेशन दे देती है। उधर मीना पैसों का बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और नेत्रा के गुंडे मीना को अंदर खींच लेते हैं। गाड़ी में नेत्रा पैसों का बैग खोलता है और भड़क जाता है। माया अपनी जान बचाते हुए कहती है कि बाकी के रुपए कृष्णा ज्वेलर्स से लेकर मनोहर आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि नेत्रा कुछ और कर पाता वहाँ पुलिस की सायरन गूंज उठती है। संध्या और रजनीश अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने नेत्रा और माया को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। माया की डायरी में लिखा कृष्णा ज्वेलर्स का नंबर असल में किसी सुनार का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर संध्या का ही था। जब मीना ने पैसों की मदद के लिए उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ संध्या थी। उसी कॉल को ट्रेस करते हुए संध्या मीना का पीछा कर रही थी और बिल्कुल सही वक्त पर नेत्रा के अड्डे तक पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक गोली संध्या को छूकर निकल जाती है और दूसरी गोली मीना को लग जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर माया खुद उस खूंखार डॉन नेत्रा को गोली मार देती है। तभी उस पुराने गोदाम में एक भयंकर आग लग जाती है और सब कुछ धू धू कर जलने लगता है। कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। नेत्रा और उसके पूरे गैंग का सफाया करने के इनाम के तौर पर संध्या का सस्पेंशन न सिर्फ रद्द हो जाता है बल्कि उसे प्रमोट करके डीएसपी बना दिया जाता है। पुलिस की फाइलों के मुताबिक लुटेरी दुल्हन यानी माया उस गोदाम की आग में जलकर मर चुकी है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सीन शिफ्ट होता है भोपाल के एक वृद्धाश्रम में। माया भेष बदलकर अपने पिता से मिलने आती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने डीएसपी संध्या उसका इंतजार कर रही होती है। माया हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से तो मैं उस आग में जलकर राख हो चुकी हूँ। संध्या एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि उस आग में तुम नहीं बल्कि तुम्हारी साथी मीना जली थी। तुमने बड़ी चालाकी से अपनी अंगूठी उसकी लाश को पहना दी थी ताकि दुनिया को लगे कि माया मर चुकी है। संध्या उससे पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ आखिर ये सब कर क्यों रही हो? यह सुनकर माया का बरसों पुराना दर्द छलक पड़ता है। वह गुस्से में कहती है कि तुम जानती ही क्या हो मेरी जिंदगी के बारे में। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने दरिंदगी की और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं इन सारे मर्दों को उनके किए की सजा दूंगी और उन्हें लूटूंगी। संध्या उसे आईना दिखाते हुए बेहद दमदार बात कहती है कि जिंदगी में हर किसी के साथ बुरा होता है, लेकिन हर किसी को एक चॉइस मिलती है। वही चॉइस तय करती है कि हम क्या बनेंगे। बचपन में मेरे पापा भी हमें बेसहारा छोड़कर चले गए थे। मेरे पास भी दो रास्ते थे, या तो मैं हालात से हार कर कोई गलत रास्ता चुन लेती या मेहनत करके इज्जत से जीती। आज मैं एक पुलिस अफसर हूँ क्योंकि वो मेरी चॉइस थी। माया शांत हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं आज ही यहाँ मिलूंगी?
संध्या कहती है कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है और तुम दुनिया में कुछ भी छोड़ सकती हो, पर उनसे मिलने जरूर आओगी। इसके बाद संध्या कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद माया को भी नहीं थी। वह कहती है कि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत करने का दूसरा मौका दे रही हूँ। जब तक तुम्हारे पिता जिंदा हैं, तुम हमेशा उनके साथ रहोगी और उन्हें दोबारा किसी वृद्धाश्रम में अनाथों की तरह नहीं छोड़ोगी। संध्या की बात सुनकर माया मान जाती है। वह लूटे हुए रुपयों का एक भरा हुआ बैग संध्या के हाथ में थमाती है और अपने पापा का जन्मदिन मनाने अंदर चली जाती है। रात को जब संध्या अपने घर पहुंचकर रिकवर किए गए उस रुपयों के बैग को खोलती है तो जो नजारा वह देखती है वह चौंकाने वाला था। बैग के अंदर नोटों की गड्डियों में सिर्फ ऊपर और नीचे असली नोट लगे थे और बाकी बीच में कोरे कागज की रद्दी भरी हुई थी। यह देखकर संध्या को जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह शातिर लुटेरी दुल्हन जाते जाते पुलिस को भी अपना शिकार बना गई और उसे भी धोखा दे गई। संध्या की इसी मुस्कान के साथ यह शानदार और थ्रिलर सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। क्या लुटेरी दुल्हन माया कभी सुधर सकती है? हाँ या ना कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।